Hello guys, good morning. Welcome to the Vedant Education. This is 11th Science Chemistry. एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने एक दो लेक्चर्स पढ़ लिए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, एटम के स्ट्रक्चर की शुरुआती दौर की डिस्कवरीज, उसके बाद में थॉमसन मॉडल जो सबसे पहला मॉडल है 1904 में थॉमसन ने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, एटम की संरचना के बारे में बताया। ठीक है, आज अपन क्या कर रहे हैं, आज की क्लास में हम नया टॉपिक, नया मॉडल लेकर के चल रहे हैं जो क्या है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हम एटॉमिक रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, किसका है ये, किसने दिया, रदरफोर्ड बाबा ने दिया, जस्ट आफ्टर दी थॉमसन बाबा। थॉमसन बाबा थे ना, उनके थोड़े बाद में ही कौन दे गया, ये रदरफोर्ड बाबा आ गए, जिन्होंने क्या किया है, एक अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, गोल्ड फॉइल, सोने की पन्नी का स्कैटरिंग। ठीक है, लाइट जो क्या होती है, स्कैटरिंग का मतलब है बिखरना, उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, रदरफोर्ड मॉडल बोलते हैं। ठीक है, देखिए रदरफोर्ड ने मॉडल देने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर, सोने की पतली पन्नी पर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, देखो रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी, कितनी पतली, 0.00004 सेंटीमीटर, इतनी पन्नी जिसकी मोटाई कितनी थी बच्चों, 0.00004 सेंटीमीटर थी, इतनी पतली पन्नी ली उसने। ठीक है, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई इतनी है पर अल्फा कणों के आक्रमण का प्रयोग कर परमाणु संरचना का मॉडल दिया। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, अब इसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान रखना, इसने क्या लिया, एक स्रोत लिया, किसका, अल्फा कणों का स्रोत ले लिया। ठीक है, स्रोत। अच्छा, अल्फा कण क्या है, डबल आयोनाइज्ड हीलियम, हीलियम को उसने क्या कर दिया, डबल आयोनाइज कर दिया। अल्फा कण क्या है, He2+ एक अल्फा कण की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो हीलियम को डबल आयोनाइज मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन उससे निकाल दो। अल्फा का मतलब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं अल्फा पार्टिकल, और उनमें से आप हीलियम देखिए, हाइड्रोजन हीलियम दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, तो इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, He2+ बचेगा, और He2+ है उसी को आप क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा कण बोल रहे हैं। थोड़े बड़े लिख दूं, मुझे ये लग रहा है कि आपको दिख नहीं रहा होगा। अल्फा कणों का स्रोत है जो क्या है, हीलियम पर 2+ चार्ज, यही अल्फा कण है। ठीक है ना, ये स्रोत लिया इसने और एक स्लिट लगाया, छिद्र। देखो, अगर हम क्या करते हैं, खुले में लाइट जलाएंगे तो लाइट क्या होती है, चारों तरफ नजर आती है, उसकी एक एक तिरंग जो है ना, किरणें जो है ना, उनको अगर लेना है तो लाइट को क्या करो, एक छोटे से छेद से गुजारो, बिल्कुल क्या होंगी, उसकी कुछ किरणें ही चलेंगी। तो ये क्या है, दिस इज एक छोटा सा छिद्र, छोटा छिद्र। ठीक है, ये जो छोटा छिद्र है, स्लिट है, उससे उसने क्या किया है, इन अल्फा कणों को बाहर गुजारा। चलो जी अल्फा कण जा रहे हैं, और इस अल्फा कण की किस पे टक्कर कराई, आक्रमण किस पे करवाया, पतली सी पन्नी ले ली, काय की पन्नी ले ली, गोल्ड का फॉइल ले लिया। ठीक है, ये थिन गोल्ड फॉइल, ओके, दिस इज द थिन गोल्ड फॉइल, और इसके चारों तरफ इसने क्या कर दिया, इसके चारों तरफ इसने क्या कर दिया बच्चों, इसके चारों तरफ लगा दी इसने वही वाली स्क्रीन, टेलीविजन देखने के लिए, ZNS की स्फूर्ति दीप्त, कैसी, फ्लुओरेसेंट, ZNS की स्फूर्ति दीप्त, टक्कर मारते ही उजाला करने वाली स्क्रीन लगा दी, स्क्रीन लगा दी, है ना, ये वाली।
सोने की पन्नी। बेचारे ने बहुत खर्चा किया भाई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, समझ लेना इसको, है ना। अब इस पे क्या किया, इन अल्फा कणों का आक्रमण कराया, तो इनमें से 99 अल्फा कण क्या हुए, आर पार गुजर गए। किससे, इस पतली पन्नी से आर पार जाने वाले कण कितने, 99.9%। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे बोलता जाऊंगा और इसके साथ साथ में इसकी ऑब्जर्वेशंस भी इसमें लिखता जाऊंगा। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या देखा उसने, ठीक है। तो उसने देखा कि आपने जो इस पतली पन्नी पे क्या करवा रहे हो, टक्कर मार रहे हो किनकी, अल्फा कणों की, वो क्या हो रहे हैं, उनमें से 99.9 कण सीधे गुजर जा रहे हैं। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस देखिए, आने वाले अल्फा कणों में 99.9% सीधे गुजर जाते हैं। ठीक है। फिर कुछ कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे गुजरते हैं। ये क्या है, कुछ कण, बाकी 0.1 में से कुछ कण क्या होते हैं, छोटे छोटे एंगल पे, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, क्या, ठीक है, समझ में आ रही बात। बाकी में कुछ कण छोटे कोण पर विचलित हो जाते हैं। ये विचलित हो गए अपने पथ से, ये ऐसा पथ था, ऐसे विचलित हो गए, कुछ ऐसे हो गए कुछ ऐसे हो गए। ठीक है। सबसे कम कण, ठीक है, सबसे कम कण कितने कण, सबसे कम कण कितने, लेकिन ये भी तो समझना जरूरी है ना कि कितने कण, 20,000 में से एक। सबसे कम कण 20,000 में से एक कण, इतना कम, 180 डिग्री कोण पर मुड़कर या विचलित होकर पुनः उसी पथ पर घूम जाते हैं। ठीक है। आपने लाख कणों का इसके अंदर अटैक किया तो 20,000 पे एक, मतलब केवल 5 कण, 1 लाख में से 5 कण क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, डाइवर्ट वापस उसी रास्ते में। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि 180 डिग्री कोण पर विचलित कण, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है। ये वाला कण क्या कर रहा है, वापस, जैसे कांच होता है ना, कांच पे अपन सूर्य की जो लाइट होती है, सनलाइट है, उस पे कांच को सामने लगाते हैं, तो हम जिस एंगल पे डालना चाहते हैं उसको से कांच को घुमा करके डाल सकते हैं। हम एक्यूरेट उसी एंगल पे कर देंगे तो वो जो सूर्य की लाइट आ रही है वो टकराएगी और घूम के उसी डायरेक्शन में वापस भी चली जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो ये इसने क्या किया, इसमें से ऑब्जर्व किया कि भैया कुछ ऐसा इसमें नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है। अच्छा, आप ये बोलेंगे कि साहब उसकी आंखें इतनी तगड़ी थी क्या जो उसको नजर आ रहा था? नहीं, आंखें तगड़ी नहीं थी। उसने क्या कर रखा है, ये ZNS की स्क्रीन लगा रखी है। भैया ये एंगल तो सामने है ही है, तो कुछ कण जो सीधे निकल गए, ठीक है, उनका, और जो कुछ टेढ़े थे उनका, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लाइट जनरेट हो रही ना, ये स्फूर्ति दीप्त जो यहाँ टकरा रहे हैं वहां से लाइट जनरेट हो रही है, वो दिख गए। लेकिन कुछ कण जो बिल्कुल रेखा में यहाँ से बिल्कुल सामने के सामने जो थे, उनके सामने कोई लाइट जनरेट नहीं हुई। इसका मतलब जिस एंगल पर ये लाइट आ रही थी उस एंगल पे यहाँ पे ब्लैक है, इसका मतलब यहाँ वाले कण वापस चले गए और बाकी में चमक उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ये सब चीजें उसने देखी। अब इतना देखते ही उसका दिमाग खराब हो गया, और उसका दिमाग खराब हुआ तो उसने क्या किया, कंक्लूजन निकाला। ठीक है, निष्कर्ष निकाला कि भैया मुझे तो ऐसा लगता है। कैसा लगता है वो अब अपन देखते हैं कि भैया क्या लगता है। तो इस मॉडल के निष्कर्ष देखो। अब
पहला, जैसा कि हमने कहा कि मोस्टली 99.9% कण कहाँ जा रहे हैं, बिना विचलित हुए सीधे निकल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि उनको मोड़ने वाली ताकत उसमें बहुत कम है। ठीक है, उसमें उन कणों को मोड़ने वाली ताकत बहुत ही कम है, इसलिए 99.9 मतलब लगभग सभी कण सीधे जा रहे हैं। इसका मतलब उनको मोड़ने वाली ताकत इसमें बहुत कम है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे मोड़ेगा कौन, अगर सामने कोई पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल टकराएगा और घूमेगा, क्योंकि वो क्या है, उससे क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा ना। लेकिन ये कह रहा है कि भैया 99.9 कण तो क्या हो गए, सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो टकराने वाला पार्ट है ना, वो बहुत छोटा है, कहीं ना कहीं बहुत छोटा है, और बाकी का काम जो है, बाकी का स्थान जो है उस परमाणु का, वो क्या है, खाली पड़ा हुआ है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसने क्या कहा कि देखिए, लगभग सभी कणों के बिना विचलित हुए सीधे जाने का अर्थ है कि परमाणु का एक बहुत बड़ा भाग खाली है। ठीक है, बहुत बड़ा भाग क्या पड़ा है, खाली है। ठीक है, समझ में आई क्या बात आपको, है ना? अच्छा, उसके बाद इसने क्या कहा कि बहुत ही कम पार्टिकल जो थे वो क्या हो गए, अपने पथ से विचलित हो गए। इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी धनात्मक चार्ज की बात की है ना, वो क्या है, वो बहुत ही छोटा है। देखो, बहुत कम कण विचलित होते हैं, अतः परमाणु का धनात्मक भाग जो है ना, धनात्मक भाग केंद्रित है ना, ऐसे बिखरा हुआ नहीं है। अगर बिखरा हुआ होता तो क्या होता, उनका विचलन बहुत जगह से होता, केवल एक ही जगह से विचलन सीधी वापस 180 पे हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वो केंद्रित है तथा उसका आयतन भी बहुत कम है, मतलब वो स्थान भी बहुत कम घेर रहा है। इसका तात्पर्य ये है। ठीक है, इसने ये दो बातें क्या की, कंक्लूड की। ठीक है ना, निष्कर्ष निकाल के दिया। ठीक है, फिर इसने क्या कहा कि भैया बहुत बहुत कम जो क्या हो रहे हैं, 180 डिग्री पे वापस क्या हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बीच में केंद्र पर एक धनावेश है। ठीक है, देखिए 20,000 अल्फा कण में एक कण जो 180 डिग्री पर विचलित हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब वह केंद्र धनावेशित है, जो परमाणु का केंद्र है, उसे केंद्रक कहा गया, न्यूक्लियस। ठीक है, उसको क्या कहा, न्यूक्लियस कहा इसने। ओके, चलो अच्छा, अब अपन देखते हैं कि भाई ऐसा कहाँ कैसे क्या हो रहा है, एक बार देखें तो सही। तो उसने क्या की, एक फोटो छापी, ये गोल्ड फॉइल थी। अब एक फॉइल है, मतलब इसमें परमाणु तो बहुत सारे हैं ना, एटम तो बहुत सारे हैं। तो एक एटम ये है, मान लीजिए एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है।
ठीक है, ये सभी क्या है, परमाणु हैं। तो अब ये परमाणु है, इनके सबके केंद्र क्या है, पॉजिटिव हैं। यहाँ वाले जितने भी कण आए वो सब क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन में। ये 99% तो क्या हो गए, स्ट्रेट हो गए। यहाँ पे जो आया वो क्या हो गया, कुछ छोटे एंगल से, कुछ छोटे कोण से विचलित हो गया। ये देखिए बहुत, ये भी तो क्या है, कम है, ये ऐसे विचलित हो गया। बाकी सभी क्या जा रहे हैं, स्ट्रेट वे जा रहे हैं। एक मैं इसको विचलित कर देता हूँ, यहाँ से है, ये भी थोड़ा ऐसे विचलित हो गया। ठीक है, तो 99.9% तो क्या हो रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, और कुछ कण जो है वो क्या हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। लेकिन इसने क्या कहा कि बहुत ही कम 20,000 में एक जो बिल्कुल इस धनावेश के बीचों बीच आ गया है, सामने आ गया है, वो कहाँ चला गया, 180 डिग्री पे डाइवर्ट हो गया। तो ये वाला तो देखो 180 डिग्री पर विचलन है, सीधे जा रहे हैं। ठीक है ना, और ये बहुत ही छोटे कोण पर विचलित होने वाले हैं। समझ में आ रही है क्या आपको बात? तो ये निष्कर्ष निकाला वो इसको देख करके इसने निकाला। ठीक है, अब यह है हमारे पास रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ है अभी, और उसके निष्कर्ष हमने देखे हैं। अब हम क्या देखते हैं कि उसने क्या किया, इसके अनुप्रयोग देकर के एक मॉडल दिया। ठीक है, तो इसके अनुप्रयोग क्या क्या थे, इन निष्कर्षों के आधार पे उसने क्या मॉडल बताया कि भैया परमाणु कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। दिखा दिया है मैंने, आप लोग कोशिश कीजिए कि पॉज करके या वापस से चला करके इसको नोट डाउन करें, समझें। अब ये जो परमाणु मॉडल है इसके हम क्या कर रहे हैं, अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, अनुप्रयोग या परमाणु मॉडल है ना, इसने यूज किया इसको और फिर परमाणु मॉडल बताया कि परमाणु कैसा दिखता है। पहला इसने क्या कहा कि परमाणु के केंद्र में उच्च धनावेश है। ठीक है, केंद्रित है वो भी, क्योंकि उसने कण देखे ना कि केंद्र से बहुत ही कम कण जो है वापस आ रहे हैं। इसका मतलब हाँ, आप 100 पत्थर फेंकोगे और छोटा सा टारगेट है तो कुछ एक पत्थर ही उस पर लगने वाले, तो कुछ एक अल्फा पार्टिकल उस पर लगे, वो क्या हो गए, वापस उसी रास्ते में आ गए। तो उसने क्या कहा कि परमाणु के केंद्र में उच्च धनावेश है जो बहुत कम आयतन घेरता है। इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन रहते हैं, जिन्हें न्यूक्लियॉन क्या कहा, न्यूक्लियॉन कहा, तथा इस धनावेश को केंद्रक न्यूक्लियस कहा। बोलो बात समझ में आई क्या आपको? तो इसने मॉडल जो दिया ना परमाणु का, उसकी पहली बात इसने ये कही। ठीक है, अब देखिए, अब इसने ये कहा कि भैया पॉजिटिव चार्ज जो है सभी परमाणुओं का अलग अलग होगा। इसके धनावेश का मान सभी प्रकार के, अच्छा एक ही धातु के परमाणु अगर अलग अलग होंगे तो उनमें तो समान है, अलग अलग प्रकार के, सभी प्रकार के धातुओं में भिन्न होता है। ये है साहब इसने पहला बात बोली है निष्कर्ष निकालने के बाद अपने मॉडल की। ठीक है ना, अब देखो उसने क्या कहा कि आप ये जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, जो धनावेश है केंद्र में, उसके आयतन की बात करें या उसकी बात करें कि वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, उसने क्या कहा कि जो केंद्रक है वो बहुत ही छोटा होता है
क्योंकि उसने क्या कहा था कि लगभग लगभग सभी कण तो क्या जा रहे, सीधे जा रहे, इसका मतलब खाली स्थान था। तो इसने क्या कहा, परमाणु का केंद्रक बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है, जिसका डायामीटर, व्यास कितना पाया गया बच्चों, उसका व्यास पाया गया 10⁻12 से 10⁻13। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, परमाणु का व्यास बटा क्या करें, केंद्रक का व्यास देखते हैं। ठीक है, देखो इनमें डिफरेंस क्या है। अगर आप इन दोनों के व्यास का अनुपात निकालते हैं, d क्या है, d है परमाणु का व्यास, d फॉर डायमीटर व्यास, ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियस। ये है केंद्रक का और ये परमाणु का। परमाणु का जो व्यास होता है उसका मान आपको मालूम होना चाहिए, वो कितना होता है, 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसका होता है 10⁻8 सेंटीमीटर होता है, और इसका कितना बोल दिया, 10⁻13 सेंटीमीटर बोल दिया। तो आप अगर कैलकुलेट करते हैं इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर आएगा तो 10⁻+13 हो जाएगा, अब +13 और -8 कितना बचेगा, 10⁻5 सेंटीमीटर बचेगा। इसका मतलब DA मतलब परमाणु का व्यास बटा उस न्यूक्लियस केंद्रक का व्यास का मान अनुपात कितना होता है, 10⁻5। तो अगर आप परमाणु का व्यास निकालना चाहते हैं तो dn को इधर ले जाइए, तो 10⁻5 गुणा d(n), मतलब परमाणु का व्यास जो है वो इस केंद्रक के व्यास से बहुत बड़ा होता है। मतलब कितना गुना हो गया, 5 गुना। अतः परमाणु का जो व्यास है केंद्रक के व्यास का 10⁻5 गुना होता है। कितना गुना होता है, 10⁻5 गुना होता है। समझ में आ रही है कि ये वाली बात आपको, ठीक है ना, मतलब इतना छोटा होता है केंद्रक परमाणु के सामने। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं। उसने क्या कहा कि जो आप ये कहेंगे कि भाई त्रिज्या की बात अपन कर सकते हैं, केंद्रक की जो त्रिज्या होती है वो उसके मास नंबर की बात कर ले अपन। ठीक है, मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट देखना भैया, इसने क्या दिया परमाणु मॉडल में, देखिए केंद्रक की त्रिज्या क्या है, r, उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या, क्या, द्रव्यमान संख्या a की क्यूब रूट का मतलब समझते हैं, ठीक है, घात 1/3, ठीक है ना। ठीक है, क्यूब रूट के समानुपाती होता है कि संख्या के क्यूब रूट के समानुपाती होता है। देखो ये r हो गया उसकी त्रिज्या, समानुपाती क्या हो गया, ये है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या घात ये, ठीक है। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r = r0, ये क्या है, नियतांक है, इंटू a की पावर 1/3, मतलब ये क्या है, इसका क्यूब रूट है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं r0 क्या है, नियतांक है, जिसका मान जो होता है ना बच्चों, वो कितना होता है, 10⁻13। इसका मान अगर आप देखेंगे ना, नियतांक का मान, तो कितना होता है, 1.33 × 10⁻⁻13। ठीक है, ये इसका मान है। इसका मतलब इसका r अगर आप निकालना चाहेंगे
तो वो कुछ इस तरीके से है, सेंटीमीटर्स। ठीक है ना। ए क्या है, मास नंबर, और मास नंबर क्या होता है, ए इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये मास नंबर क्या है, अभी हमने न्यूक्लियस बोला ना, केंद्रक बोला, तो केंद्रक में कौन बैठे हैं, अभी हमने लिखा था कि उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, इसका द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ठीक है, मास नंबर बोलते हैं। समझ में आया। अच्छा, इसके अंदर अभी अपन ने ऑब्जर्वेशन और उसके बाद में क्या कहा था कि भैया इसका जो मुख्यतया या अधिकतम भाग, देखिए परमाणु का केंद्रक के अलावा, है ना, उसके बाहर के अलावा बहुत बड़ा भाग रिक्त होता है, जिसे, उसको क्या कहते हैं, जिसे अतिरिक्त परमाणुवीय भाग कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, अतिरिक्त परमाणुवीय भाग कहते हैं। और अगर आप इनके रेशियो को देखेंगे, है ना, आयतन के रेशियो को देखेंगे ना, एटम और न्यूक्लियस को, तो देखिए वो क्या आएगा, देखो जरा, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या है, परमाणु का आयतन डिवाइडेड बाय नाभिक का आयतन। ये जो केंद्रक है ना, उसको नाभिक भी कहते हैं बच्चों। देखो परमाणु की त्रिज्या अभी हमने कितनी बोली थी, 10⁻⁸ सेंटीमीटर बोला था ना, तो त्रिज्या का क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। और नाभिक जो केंद्रक है उसकी कितनी बोली थी, 10⁻13 का क्यूब, और इनको सबको आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻15 आ जाएगा। तो VA डिवाइडेड बाय VN कितना हो गया, ये n को उधर ले जाऊं तो क्या बन गया, VA इक्वल्स टू 10⁻15 गुणा VN। मतलब क्या हो गया कि अगर आप परमाणु का आयतन निकालना चाहते हैं तो आपको केंद्रक के आयतन का 15 गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब परमाणु का आयतन VA जो है वो केंद्रक के आयतन का 15 गुना होता है। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है। और फिर इसने क्या कहा कि भैया आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर उच्च गति से चक्कर लगाते हैं। अरे उनको चक्कर नहीं आता, ऐसे मत सोचना भैया चक्कर काटे जा रहे चक्कर आएगा। हाँ, इसकी जो कमी है ना इस मॉडल की, वो यही है कि भैया वो चक्कर लगा रहे कहीं उनको चक्कर नहीं आ जाए, वो नहीं समझा पाया था, आगे बात करते हैं। ठीक है। तो परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो केंद्रक के चारों तरफ जो खाली भाग है ना, अतिरिक्त परमाणु भाग, उसके चारों तरफ वो उसमें क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं अपने एक इस कोष के अंदर। ठीक है। और ये चीज आप लोग जानते होंगे कि भैया आप किसी भी केंद्रक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो क्या होता है, वो चीज क्या होगी, दूर की तरफ जाती है ना। देखो एक छोटा सा पत्थर लो, रस्सी से बांधो, खड़े हो और ऐसे घुमाओ, जैसे गिलोल को घुमाते हैं ना, ऐसे घुमाओ तो पत्थर क्या होगा, दूर की तरफ जाएगा ना, हमसे, हम केंद्र है, दूर की तरफ जाने की बात करेगा। तो अपकेंद्रीय बल होता है वो, ठीक है ना, नाभिक से दूर जाने वाला बल। बस होती है, बस में बैठते हैं, बस जैसे सर्किल पे चक्कर काटती है तो बाहर की तरफ गिरती है, तो क्या अपकेंद्रीय बल है, नाभिक से दूर जाने वाला बल है। तो इसने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, फिर बात आई कि भैया इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो उन पे तो अपकेंद्रीय बल लग रहा होगा, बाहर की तरफ गिराने वाला बल लग रहा होगा, तो फिर वो गिर क्यों नहीं रहे हैं, उसी अपनी क्लास के अंदर क्यों बैठे हैं। तो इसने कहा कि उनका जो अपकेंद्रीय बल है वो नाभिक की तरफ आकर्षण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नाभिक पॉजिटिव है, तो नाभिक की तरफ जो आकर्षण है उससे क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। ठीक है, चक्कर लगाते हैं तथा इनका अपकेंद्रीय बल नाभिक के
आकर्षण से क्या है, बैलेंस है। ये चीज इसने बोली। और अब केंद्रीय बल मैंने आपको भी समझा दिया है कि अब केंद्रीय बल क्या होता है, केंद्रक से दूर भगाने वाला बल। ठीक है, वो अब केंद्रीय बल हो गया और केंद्रक की तरफ लाने वाला आकर्षण बल हो गया। तो भैया जो उच्च गति से घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको बाहर फेंकने वाला अब केंद्रीय बल लगना चाहिए। हाँ जी लगेगा। फिर वो बैलेंस कैसे हो रहा है, अंदर की तरफ आकर्षण लग रहा है, उससे बैलेंस हो रहा है। ये सब बातें क्या कही रदरफोर्ड ने, क्या अपने मॉडल में बताई कि भैया ऐसा मॉडल है। और कुल मिलाकर के 100 बातों की एक बात कि इसने अपने मॉडल को सोलर सिस्टम के जैसा बताया। सोलर सिस्टम मतलब क्या होता है, सोलर सिस्टम होता है ना, सूरज है, केंद्रक हो गया, उसके चारों तरफ सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है केंद्रक के चारों तरफ। और बैलेंस कैसे हो रहा है उसका, केंद्रीय बल बाहर गिराने वाला बल केंद्र की तरफ आकर्षण बल के बराबर है, इसलिए वो बैलेंस्ड है। ये सब मॉडल इसने दिया। ठीक है ना। सौर मंडल पर आधारित है ये। बोलो जी, समझ में आई कि नहीं आई ये बात आप लोगों को। ठीक है, तो ये था इसका रदरफोर्ड का मॉडल था परमाणु का, और परमाणु के इस मॉडल को समझाया इसने। लेकिन आप समझते हैं कि भैया कमियां तो सब में होती हैं, और कमियां अगर हैं तो उनको सुधारने वाले भी हैं। तो अब अपन क्या बात करेंगे कि इसके मॉडल में क्या क्या कमी रह गई हैं। ठीक है, चलिए जी इसके मॉडल की कमियों की बात अपन करते हैं। और ये जो कमियां हैं इनको अपन क्या बोलेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। चले देखिए, सबसे बड़ी कमी जो थी ना, वो ये अपने परमाणु की स्थायित्व की बात नहीं कर सका था कि भाई वो स्थायी कैसे है। ठीक है, देखना कमियां, ड्रॉबैक्स। पहली क्या है, यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझाता है ना। जो इसने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये नाभिक है सपोज कीजिए, इसके चारों तरफ अपनी कक्षाओं के अंदर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर वो स्थायी कैसे है। इसने तो एक छोटी सी बात बोल दी कि भैया अंदर क्या हो रहा है, आकर्षण लग रहा है, और ये घूमने से बाहर की तरफ अब केंद्र लगेगा, बैलेंस्ड है, चलो जी चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक थे मैक्सवेल बाबा। मैक्सवेल का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल, ध्यान देना, जब भी कोई आवेशित कण है, क्या होता है, एक केंद्रक के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो क्या होगा, वो अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है, तरंग के रूप में अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। तो ऐसा ही क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के साथ होना चाहिए। अभी वो क्या है, इस कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, लेकिन ऊर्जा जैसे कम होती जाएगी वो चक्कर नजदीक लगाता जाएगा, लगाता जाएगा, लगाता जाएगा, लगाता जाएगा, लगाता जाएगा, और कहाँ गिर गया, नाभिक में गिर गया। तो मैक्सवेल ने क्या पूछा कि मैक्सवेल ने तो ये कह दिया था कि भैया अगर आवेशित कण अगर चक्कर काट रहा है केंद्र के चारों तरफ तो वो अपनी ऊर्जा में कमी करेगा। और फिर उससे पूछा कि भैया अगर कमी कर रहा है तो तेरा इलेक्ट्रॉन तो जो है ना ऐसे सर्पिलाकार गति करते 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 कहाँ पहुंच जाना चाहिए, केंद्रक में गिर जाना चाहिए। फिर परमाणु स्थायी क्यों है, समझाओ। उसके पास कोई आंसर नहीं था। तो यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझाता, क्योंकि मैक्सवेल के अनुसार आवेशित कण, यहां कौन है, इलेक्ट्रॉन, के केंद्रक के चारों ओर चक्कर लगाने पर वह अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में
करता है। ये बात इसने बोली, ठीक है, कि भैया तुमने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमने दो, लेकिन वही उसके गले की फांस बन गया रदरफोर्ड बाबा की, कि भैया मैक्सवेल ने कहा कि विकिरण के रूप में ऐसे ऐसे वो क्या कर रहा है, उत्सर्जन करेगा अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो, तथा लगातार ऊर्जा के घटने पर इलेक्ट्रॉन एक सर्पिलाकार पथ का निर्माण कर केंद्रक में गिर जाना चाहिए। तो भैया आपका परमाणु स्थायी कैसे वो बताओ हमें। आपने परमाणु का ये मॉडल दे दिया, बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, अरे भैया परमाणु तो स्थायी है, तो दिख तो रहा है ना भैया स्थायी है, लेकिन उसके अनुसार तो क्या होता है, उसके स्थायी नहीं होना चाहिए। कि उसने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो क्या करेगा, घूमते 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 केंद्रक में पहुंच गया, है ना। ये है इसका सर्पिलाकार पथ, ये है इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार पथ, उससे होते हुए पहुंच गया अंदर केंद्रक में, ऐसा होना चाहिए। तो इसको पूछा कि भैया समझा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तेरे हिसाब से तो होना चाहिए, तो वो नहीं समझा सका। यही क्या हो गई, उसकी कमी हो गई बेचारे की, नहीं तो इतनी मेहनत की थी उसने, ठीक है। अब एक और कमी क्या कही इसने, कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं। फिर मैक्सवेल की बात मान ली कि भैया ठीक है ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में उन्होंने कहा कि ठीक है बाद में देखते हैं। आप तो ये बताओ कि आपके इलेक्ट्रॉन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या करने चाहिए, ऊर्जा का उत्सर्जन करने चाहिए, ठीक है। और आपके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो रही है, लगातार घटती चली जा रही है, लगातार घटती चली जा रही है, इस शब्द पे ध्यान देना, है ना। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार घटती चली जा रही है, तो उस ऊर्जा को अगर आप स्पेक्ट्रम बनाते हैं ना, ऊर्जा का स्पेक्ट्रम बनाते हैं, मतलब जो विकिरण उत्सर्जित कर रहा है उनकी फोटो छापते हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। तो उस स्पेक्ट्रम पे आएगा कि बहुत लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन आ रहा है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि भैया अगर आपके इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगातार घट रही है, यदि ऊर्जा लगातार घटती है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम, है ना, स्पेक्ट्रम उसकी ऊर्जा का फोटो, स्पेक्ट्रम लगातार होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तविक स्पेक्ट्रम में विभाजित रेखाएं होती है। क्यों, यह है इसकी कमी कि भैया ऐसा क्यों है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं, देखो जैसे स्पेक्ट्रम बनाया, ऊर्जा जो उत्सर्जित हो रही है उसकी फोटो खींचेंगे ना, तो ये बिल्कुल डार्क आएगा, पूरा लगातार ये डार्क है ये स्पेक्ट्रम, है ना। इसके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि जैसे स्पेक्ट्रम बना के देखा ना इलेक्ट्रॉन का, तो ऐसे सीधी रेखाएं जो बिल्कुल सेपरेट नजर आ रही थी। इसका मतलब क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने थोड़ी सी ऊर्जा उत्सर्जित की, ये बन गया, फिर उत्सर्जित की, ये बन गया, फिर ये बन गया। इसका मतलब तो क्या हुआ कि वो लगातार उत्सर्जन नहीं कर रहा है, लेकिन सब मॉडल में तो यही बात बोली गई कि वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। तो कहा कि भैया अगर लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो स्पेक्ट्रम लगातार ही आना चाहिए। ऐसा क्यों आ रहा है, वास्तविकता में ऐसा आ रहा था। तो ये भी उससे पूछा गया, वो इसको भी नहीं बता सका, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये सब उसकी कमियां रही, ठीक है ना। तो ये दोनों इसकी क्या थी कि इसकी कमियां थी, और इनको फिर सुधारने के लिए और साइंटिस्ट आए, वो उन्होंने क्या किए और अपने अपने सुधार करके नए नए मॉडल्स दिए, तो फिर उसकी कमियों को सुधारा गया, ठीक है। तो ये था आपका रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड का सोने की पतली पन्नी के ऊपर एक्सपेरिमेंट था, और उसने जो मॉडल दिया, कंक्लूजन दिए, वो सारी चीज़ें ये थी, और ये उसकी कमियां हैं, ठीक है। तो यहाँ रदरफोर्ड का मॉडल कंप्लीट होता है। अब यहाँ देखिए
आप ये कहेंगे कि सर बीच में ही अभी यहाँ पे हम न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक में नाभिक में न्यूट्रॉन के होने की बात कर रहे हैं बार बार, तो सर अगर न्यूट्रॉन वहाँ पे है तो उसकी डिस्कवरी तो हुई नहीं। अभी तक तो हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिस्कवरी की बात की, तो न्यूट्रॉन कहाँ से आया? तो देखिए 1920 के अंदर न्यूट्रॉन, कब? 1920 के अंदर क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने ही क्या कहा कि आपके परमाणु में जो है ना एक और उप परमाणविक कण होना चाहिए जो क्या है वो उदासीन होगा। 1920 में रदरफोर्ड ने सुझाया कि परमाणु के नाभिक में, है ना, ये बीच में आना चाहिए। देखो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, उसने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद में ये सजेशन दिया और फिर बाद में मॉडल दिया जिसमें उसने न्यूट्रॉन का जिक्र किया। हमने एक साथ पढ़ना था, पढ़ लिया, इसको पढ़ लेते हैं। 1920 में रदरफोर्ड ने सुझाया कि परमाणु के नाभिक में एक उदासीन कण और होता है जिसका द्रव्यमान, गुड कैच, लगा, कोई बात नहीं, ठीक है, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के समकक्ष समान होता है। ये बात उसने बोली, है ना। और फिर क्या किया, चैडविक ने सुना, भाई ठीक है, उसने कहा, सबने हामी भरी, भाई हाँ जी ऐसा है। फिर चैडविक ने क्या किया, ये एक एक्सपेरिमेंट किया 1932 में, अल्फा पार्टिकल्स का अटैक करवा दिया फिर उसने, ठीक है। देखिए 1932 में चैडविक ने अल्फा कण का आक्रमण किस पर किया? अल्फा कणों का आक्रमण इसने जैसे एक मेटल भी ले सकते हैं, ठीक है, बेरिलियम इसने ले लिया, आक्रमण बेरिलियम पर किया, ठीक है। देखो अल्फा कण का स्रोत है, जैसे अभी हमने रदरफोर्ड बाबा को देखा था ना, वैसे ही क्या है, देखो इस पे चार्ज हीलियम का +2, हीलियम में मास कितना होता है 4 और परमाणु क्रमांक कितना होता है 2। परमाणु क्रमांक पैर में हमने पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर, और सिर पे क्या है, उसका भार है। उसका आक्रमण किया, आक्रमण किया किसके ऊपर, किसके ऊपर किया? बेरिलियम परमाणु पर, परमाणु पर, जिसमें बेरिलियम कहाँ होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 नंबर पे। तो पैर में परमाणु क्रमांक 4 और भार कितना हो गया इसका 9 होता है, ठीक है। इसके ऊपर आक्रमण किया इसने, और क्या देखा कि कुछ तरंगे जो हैं वो क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं, ठीक है। कुछ तरंगे क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं, कुछ तरंगे क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं, जो उदासीन प्रकृति की हैं, उन पे वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे ना उनको, तो वो इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इधर उधर विचलित नहीं हो रही, इसका मतलब वो उदासीन है, जब तो प्लस माइनस की तरफ नहीं जा रही है, ठीक है। तो फिर उसने कंक्लूजन लगाया कि भैया वो जो आपके उदासीन कण हैं उनका आवेश कैसा हो गया, 0 है, उनका आवेश क्या हो गया, 0 है। और उसको क्या मिला, और उसने क्या पाया, एक कार्बन परमाणु पाया। ये एक्सपेरिमेंट करके बेरिलियम को किस में बदल दिया इसने, कार्बन में बदल दिया। और कार्बन का क्रमांक कितना होता है भैया बताओ, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन 6 नंबर पे, ठीक है। और भार कितना होता है इसका 12, ये लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखो भार 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 होता है। हमें मालूम है कि भार जो है, द्रव्यमान जो है कभी नहीं बदलता है, ठीक है, टुकड़े हो जाएंगे,
बदल जाएगा दूसरे रूप में, लेकिन मान नहीं बदलेगा उसका। तो 4 का ये था और 9 इसका था, तो टोटल कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। 12 का हमें परमाणु मिला, तो उसने क्या कहा कि इसके अलावा एक क्या है, उदासीन तरंगे हैं, जिसको इसने क्या बोला, न्यूट्रॉन बोला, न्यूट्रॉन कहा। और उस न्यूट्रॉन का भार कितना हो गया, भार कितना हो गया, बराबर 1 AMU। 12 इसका और एक इसका, टोटल 13 हो गया। और इसका आवेश कितना बोला इसने, आवेश 0। ठीक है, तो इसने क्या किया, चैडविक ने 32 में जाकर के प्रोटॉन अल्फा कणों का बेरिलियम पर आक्रमण किया तथा पाया कि एक कार्बन परमाणु की उत्पत्ति होती है तथा इसके साथ कुछ उदासीन कणीय तरंग भी उत्पन्न होती है। ठीक है, भी उत्पन्न होती हैं। क्यों है उदासीन, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र से विचलित नहीं होती। क्या नहीं होती है, विचलित नहीं होती है। बोलिए समझ में आती है कि नहीं आती है। इसी को इसने क्या कहा, न्यूट्रॉन कहा, उसी का नाम क्या बोल दिया, न्यूट्रॉन बोल दिया। ठीक है, और जो द्रव्यमान और भार और उन सब की बातें करेंगे ना, वो चलो उनकी बातें कर लेते हैं। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना बोला गया था, प्रोटॉन के बराबर, और वो कितना था रे, 1.670 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। किलोग्राम में निकालोगे तो 10 की घात -27। आवेश 0, न्यूट्रल है ना। ठीक है, और E/m अनुपात 0 हो जाएगा ना। E कितना है ये, आवेश कितना है, 0, E चार्ज 0 बटा m क्या है ये, तो 0 में किसी का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अनुपात भी, EM अनुपात भी क्या आ गया इसका, 0 प्राप्त हुआ। तो ये सब ऐसे करके इन्होंने क्या किया, एक न्यूट्रॉन की खोज की। रदरफोर्ड ने थोड़ा सा सपोर्ट किया और फिर चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और ये रदरफोर्ड मॉडल के बाद में क्या हुआ, कुछ रेडिएशंस की बात हुई जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और अगले मॉडल्स की बात अपन करेंगे। ठीक है, तो हमने 2 बातें कर ली है कि थॉमसन ने कुछ और बताया था, उसके बाद कुछ और पता चला। थॉमसन ने कहा कि परमाणु क्या है, एक आवेशित धनावेशित गोला है और बाहर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित बराबर बराबर वितरित है, लेकिन उसको बदल दिया है। रदरफोर्ड ने क्या कहा है कि भैया परमाणु के अंदर केंद्र में बहुत छोटा सा धनावेशित भाग है जिसको नाभिक कहेंगे, और चारों तरफ का भाग खाली पड़ा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने कक्षा में गति करे जा रहा है। ये इसने रदरफोर्ड ने कहा, लेकिन इसकी भी तो कमी है ना, वो गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके अनुसार मैक्सवेल ने कहा कि वो तो अंदर गिर जाना चाहिए, उसको समझाओ भैया आप। और एक दूसरा स्पेक्ट्रम भी इसकी कमी उसमें आ रही है, काउंट हो रही है, तो इनको सुधारते हुए नया मॉडल आएगा। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।